नाज़रीन, रीजन के अंदर बड़ी एस्केलेशन हुई है। इजराइल की जानिब से दो मुल्कों के ऊपर अटैक किया गया है। यमन के ऊपर अटैक किया गया है, लेबनान के ऊपर अटैक किया गया है, और यमन के जो आर्मी चीफ है वो इसमें निशाना बने हैं। बड़ी ही डेंजरस डेवलपमेंट है, बड़ी ही डेंजरस एस्केलेशन है, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड एस्केलेशन थी। ये एग्रेशन जो है इजराइल का, ये एक्सपेक्टेड था। और ये एक्सपेक्टेड क्यों था, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आगे क्या होने जा रहा है, यमन ने कहा है कि इजराइल जो है वो हैवी प्राइस पे करेगा। यमन, आप देखिए, इजराइल पर अब हमले नहीं कर रहा था क्योंकि गजा में सीजफायर हो गया था, और यमन की बुनियादी जो हमले हैं वो सिर्फ गजा के लिए हैं, गजा के सपोर्ट में हैं। तो वहां पर सीजफायर हुआ तो यमन ने अपने हमले जब रोक लिए थे। और अभी जब इजराइल जो है वो वायलेशंस कर रहा है गजा में, तो भी सिर्फ यमन वो मुल्क है जिसका ये मैसेज गया कि अगर इजराइल ने फुल स्केल अग्रेशन यहां पर शुरू किया तो फिर हम जब रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उस यमन के ऊपर जब वो अटैक कर दिया गया है। और इसके साथ अमेरिका और कुछ दीगर मुल्कों के एयरपोर्ट्स हैं जहां पर प्रो पैलेस्टाइन हैकर्स ने कुछ हैकिंग अटैक्स जो है वो किए हैं। और इसी दरमियान बर्तानिया के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने कहा है कि ईरान उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सारी चीजें जो है वो ईरान जंग की तरह मामलात को लेकर जा रही हैं। पहले इजराइल जो है वो उसकी कंप्रीहेंसिव कैंपेन है ईरान को खतरा बताने के लिए। अब बर्तानिया का इंटेलिजेंस चीफ जब उठ कर कह रहा है कि ईरान उनके लिए भी खतरा है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है ना। तो ये काफी डेंजरस बात है। और इसी दरमियान ट्रंप ने ये कहा है कि वो वेनेजुएला की टेरिटरी के ऊपर, वेनेजुएला की लैंड के ऊपर एयर स्ट्राइक जो है वो करने जा रहे हैं। और अल शरा ने प्यूटन को ये कहा है कि रशिया जो है वो अपनी फौज सदरन सीरिया में, जो इजराइल का बॉर्डर वाली साइड है, जो सदरन सीरिया जहां पर इजराइल ने ऑक्यूपेशन कर रखी है, वहां पर अपनी फौज डिप्लॉय करे, जैसा कि सिक्योरिटी बशार अल असद के टाइम पर रशिया जो है वो शाम को दे रहा था, उसी नौयत की सिक्योरिटी जो है वो शाम को रशिया दोबारा दे। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इन्होंने इस मामले में सिर्फ और सिर्फ इजराइल बेनिफिशियरी रहा, किसी को कोई बेनिफिशियरी नहीं हुआ, सिर्फ जब इजराइल बेनिफिशियरी रहा। और उसके नतीजे में रेजिस्टेंस को कमजोर करने की जो है वो कोशिश की गई। और इसके साथ जो है वो इजराइल माउंट हरमोन तक जो है वो पहुंच गया। और इसके साथ इजराइल ने मजीद सीरिया की जो लैंड है उसको ऑक्यूपाई किया। तो इसका बेनिफिशियरी सिर्फ और सिर्फ इजराइल रहा। तो अब आप देखिए, उसी पॉलिसी की तरफ वापस आना पड़ रहा है, उसी पॉलिसी की तरफ जब वापस आना पड़ रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, एक अनजस्टिफाइड, एक इलीगल और एक बारबैरिक अटैक, यमन जो बहुत ही ब्रेव कंट्री है, जिसने फलस्तीन का साथ अपनी जानों से दिया है, उसके ऊपर ये ब्रूटल अटैक जो किया गया है, जिसमें यमन के आर्मी चीफ उनको निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि इजराइल जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों पर हमला करेगा। जब सीजफायर हो रहा था, सीजफायर होने के बाद हमने ये आपको बताया कि मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर हमला होगा। और हमारे पास कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसकी सादा सी वजह है, और सादा सी वजह यह है कि इजराइल के उस सरशिस्त के अंदर शामिल है वायलेंस। ठीक है ना। इस वक्त देखें, 2 साल के अंदर उसको कोई डोमिनेंस हासिल नहीं हुई, उसको कोई हेजेमनी हासिल नहीं हुई, उसको कोई सो कॉल्ड एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल नहीं हुई। तो अब जब गजा में बॉम्बिंग रुक रही है, वहां पर बॉम्बिंग रोकना पड़ रही है, तो किसी और जगह पर बॉम्बिंग करके ये दिखाना कि हम कितने बड़े पावरफुल हैं और हमारी हेजेमनी और हमारी डोमिनेंस है, हम जो मर्जी करें। तो इस बुनियाद के ऊपर हमने आपको कहा था कि मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर अटैक्स होंगे, इजराइल जब मजीद बॉम्बिंग करेगा, तो उसका नतीजा जो है वो आपके सामने है। नाज़रीन, ये जो आज हमला हुआ है और यमन के ऊपर, जो इस वक्त इजराइल के ऊपर अटैक्स तो कोई नहीं कर रहा, वो गजा की वजह सपोर्ट में थे और यमन को नहीं अटैक कर रहा, उसके ऊपर दोबारा अटैक होना, इससे रीजन के लोगों को और दुनिया को मजीद इस बात की कंफर्मेशन होनी चाहिए, इस बात को उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब तक इजराइल मौजूद है ये वायलेंस और जंगें खत्म नहीं होंगी। देखिए, इजराइल ने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया मिडिल ईस्ट का, हशर नशर करके रख दिया मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट के लोगों की कितनी बड़ी बदकिस्मती है, कितने लोग, लाखों नहीं मिलियंस की तादाद में लोग लुकमा अजल बन चुके हैं इजरायली जंगों की वजह से। दहाइयां गुजर गई हैं, यहां पर जुल्म और वायलेंस और जंगें इनके खत्म होने का नाम नहीं आ रहा। वजह क्या है? जब आप खंगालते चले जाते हैं, तो ये एक ही वजह आपको कारपेट के नीचे जो है वो नजर आती है, और वो ये है कि ये कॉलोनी, इसको चलाने के लिए मुसलसल वायलेंस, और डॉक्ट्राइन में ये लिखा हुआ है कि हेजेमनी जो है वो हमने मिडिल ईस्ट में रखनी है, सबको गुलाम और सब्जुगेट करके रखना है। तो ये वो रियलिटी है, ये वो एक डार्क रियलिटी है जिसको जब तक रीजन के कंट्रीज समझेंगे नहीं, तब तक ये इजराइल को रोक भी नहीं सकते। इजराइल को रोकने का तरीका उसके साथ पीस एग्रीमेंट्स करना नहीं है, उसके साथ अब्राहम अकॉर्ड करना नहीं है, उसके साथ अनकंडीशनल मुआहदे करना नहीं है, उसके साथ तिजारत बढ़ाना नहीं है, उसके साथ इकोनॉमिक मुआहदे करना नहीं है। एक ही तरीका है यहां पर जंगों को रोकने का, और वो ये है कि इजराइल को ताकत के साथ जवाब दिया जाए, उसी रास्ते से जवाब दिया जाए जैसे ईरान ने जवाब दिया, उसी रास्ते को इख्तियार किया जाए, तभी इस रीजन के अंदर अमन होगा। बाकी कोई चीज इस रीजन के अंदर अमन नहीं ला सकती। जितना ये पिछले इजरायली गुनाहों के ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा इजराइल के क्राइम्स है वो बढ़ेंगे। आज के ये हमले देखिए कितने अनजस्टिफाइड। क्या आप मुझे बताइए, यूएस सेंटकॉम ने कहा कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहां पर पीस की और हमास जो है वो वायलेंस बंद करे, तो हुतीज पर हमला क्यों किया? यमन के ऊपर अटैक क्यों किया? लेबनान के ऊपर अटैक क्यों किया? आप जरा अंदाजा करें ना, क्या
अब क्या जरूरत है, क्या जस्टिफिकेशन है वहां पर अटैक करने की? तो ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है, आज का ये हमले बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि आप रीजन से जंगे और वायलेंस खत्म नहीं कर सकते, और उसकी सिर्फ बुनियादी वजह इजराइल है। इस वक्त पूरी दुनिया में स्टेट टेररिज्म का एक ही एंटिटी है जो इसकी वजह है। तो वहां पर उनका बेटा भी साथ शहीद हुआ। यमनी आर्म्ड फोर्सेस मॉन मटायर्ड चीफ ऑफ स्टाफ। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम मजीद हमले जब वो अंसारुल्लाह के ऊपर करेंगे, और उन्होंने बताया है कि आर्मी चीफ का जो बेटा उनके साथ मौजूद था वो भी शहीद हो गया है। सो नेतन्याहू ने कहा है कि वी विल रीच एवरीवन। ये देखें ना, डोमिनेंस हेजेमनी दिखाने का एक कोशिश वो चाहते हैं। और ये जो हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस हैं ये इजराइल क्यों करता है? देखें, क्या इससे रेजिस्टेंस रुक जाएगी? तो ये हाई प्रोफाइल असैसिनेशन करने का मकसद सिर्फ हेडलाइन चलाना है। हर मीडिया के ऊपर हेडलाइन चलेगी इजराइल ने आर्मी चीफ को असैसिनेट कर दिया। यानी वो ब्रूटल तरीन और वॉर क्राइम ये कितने प्राउड के साथ करते हैं, बड़े फखरी अंदाज में करते हैं कि हमने जब वो असैसिनेशन किए। यानी दुनिया इस असैसिनेशन से पीछे हटती है, ये प्राउडली बताते हैं कि इनकी सबसे बड़ी एक्सपर्टीज ये है। तो एक हेजेमनी, अब वी विल रीच एवरीवन। 2 साल में कुछ हासिल नहीं किया सिवाय सिविलियंस को मारने के, कुछ भी हासिल नहीं किया, कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री इजराइल को हासिल नहीं हुई। तो ये सारे अटेम्प्ट्स हैं एक हेजेमनी और डोमिनेंस शो करने के। और चूंकि अरब ताकतें बिल्कुल खामोश हैं और सबमिट कर चुकी हैं इजराइल के सामने, बिल्कुल वो सब्जुगेट हो चुकी हैं, कोई एक स्टेटमेंट भी उन्होंने यमन पर इतने बड़े एग्रेशन हुए एक स्टेटमेंट भी उन्होंने जारी नहीं की। और जो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि ये तो सारे खुफिया मुलाकातें करते रहे जब इजराइल जब वो गजा के ऊपर इतने बड़े मजालिम के पहाड़ तोड़ रहा था और पूरी इंसानियत शर्मिंदा हो रही थी, पूरी इंसानियत की रूह काम गई थी, ये उसी एंटिटी के साथ जब ये अब ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है, और अभी तक फलस्तीनियों ने अपनी बॉडीज नहीं निकाली हैं। आप इस जेनोसाइड को कैसे दबाएंगे? आपने जो यहां पर बीज ये बोए गए हैं वायलेंस के, इसका नतीजे में अमन और मोहब्बत की फसल कैसे उगेगी? सो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आज का हमला रिजल्ट है उस सोच का। अभी भी पिछले 4-5 दिनों में सब मुलाकातें कर रहे हैं, ट्रंप की तारीफें हो रही हैं, पीस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और ये नतीजा आपके सामने है। कुछ उस मट्टी डाली जा सकती है कुछ वक्त के लिए, मसला हल नहीं हो सकता। और एक ही रास्ता है, वो कोई मामूली रास्ता नहीं है, वो बड़ा कुर्बानियों वाला रास्ता है, लेकिन असल रास्ता वही, अगर अमन लेकर आना है तो वही रास्ता। लेकिन इनमें वो दमखम नहीं है, सारा एक तबीयत होती है। यानी देखना, ईरान है कुर्बानियां दे रहा है, उसका अपने एक हिस्ट्री है, रेजिस्टेंस इनकी, तो ये मतलब ये नहीं लड़ सकते, ये मिडिल ईस्ट के ये वाले जो मालिक है ना, ये लड़ सकते। हाँ, टर्क्स जो हैं उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, ठीक है ना, उनका एक डीएनए जो है ना उसमें बड़ा फर्क है, और उनकी एक हिस्ट्री है, वो लड़ सकते हैं। फारस के लोग लड़ सकते हैं, ये जिस सूरत हाल में ये है ना, ये नहीं लड़ सकते, ठीक है ना, और ना ये लड़ रहे हैं। ये तो बस इसमें बैठे हुए हैं कि हमें बस बताओ, अमेरिका और इजराइल इनको बस ऑर्डर करे कि इन्होंने करना क्या है, बस हमें बख्श दो, बस ये इनका तबीयत ये है। तो इनकी ना वो तैयारी है, ना वो सलाहियत है, और इन्हीं की इस कमजोरी का नतीजा है कि फलस्तीनी भी भुगत रहे हैं और सारा मिडिल ईस्ट भुगत रहा है। और फिर इनका बयानिया देखो, इनका बयानिया ये है कि अगर अंसारुल्लाह पर हमला हुआ है तो अंसारुल्लाह जिम्मेदार है, अगर फलस्तीनियों की जेनोसाइड हुई है तो हमास जिम्मेदार है, अगर लेबनान में हजारों सिविलियन मारे गए हैं तो हिजबुल्लाह जिम्मेदार है, अगर ईरान में इतना बड़ा जुल्म हुआ है तो उसकी वजह ईरानियन रिजीम है। अब जरा अंदाजा करें, ठीक है ना। तो कतर पर जो हमला हुआ है उसका जिम्मेदार वैसे कौन है? और ये जो अल-शरा सबका मुतफिका उम्मीदवार वहां पर लाया गया है और सीरिया को भी नहीं बख्शा गया, तो वहां पर जिम्मेदार कौन है? सारी अरब हुकूमतों का मुतफिका कैंडिडेट है ना। तो अब शाम को भी नहीं इजराइल बख्श रहा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो जब उन्होंने आंखें खोलनी नहीं तो फिर नहीं खोलनी बस। सो नेतन्याहू, वी विल वर्क टू अचीव ऑल वॉर ऑब्जेक्टिव्स। अब ये गजा पर हमला करने का बयानिया और धमकियां जब लगाई, वह हम तमाम ऑब्जेक्टिव जब पूरे करेंगे, ये नहीं रुकने वाले हैं। और एक ही तरीका है, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इनकी अकल ठिकाने लगाई जाए। और एक ही तरीका है, मिजाज बरसेंगे तो इनकी अकल ठिकाने आएगी, जैसे आई जब ये पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, जब ये मलबे तले दबे हैं, उसके बाद इनकी अकल ठिकाने आई और ये भागे हैं फिर सीज फायर के लिए। अभी 3 महीने गुजरे जंग को, अभी फिर कह रहे हैं ईरान पर हमला करेंगे। तो सीज फायर किस लिए किया था? ईरान तो जंग चाहता ही नहीं था ना, उसके कहने पर सीज फायर हुआ, तो सीज फायर तो ये भागे ना, फिर सीज फायर ना करते। इतना ही तुम्हें शौक है ईरान से लड़ने का, फिर ईरान पर हमले की तैयारी हो रही, तो सीज फायर किस लिए किया? तो ये जो इलीट है ना, मिडिल ईस्ट की इलीट, इन्होंने फलस्तीनियों का भी सौदा किया है और इन्होंने इजराइल को ये अलाउ किया हुआ है, वगैरह ये कोई इतनी बड़ी बला का कोई नाम नहीं है। और इजरायली एयर स्ट्राइक जो है वो उधर लेबनान के अंदर हुई है, और वहां पर लेबनीज गवर्नमेंट और उस पर मिडिल ईस्ट के एक बड़े मुल्क का प्रेशर है। उधर से अमेरिका का तो है या इधर से मिडिल ईस्ट के एक बड़े मुल्क का प्रेशर है। हालांकि हिजबुल्लाह ने उस मुल्क को मैसेज भी भेजा, लेकिन उसने पॉजिटिव अंदाज में जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। और इस वक्त लेबनान के ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो वहां पर उल्टा लेबनीज गवर्नमेंट हिजबुल्लाह, और भाई ये जो सदर और प्राइम मिनिस्टर है ये तो अभी आया ना, कुछ महीने हुए हैं। हिजबुल्लाह तो दहाइयों से लेबनान की हिफाजत कर रही है, तो वहां पर प्रेशर उल्टा हिजबुल्लाह के ऊपर है। अब ये बयानिया देखे ना कि वो इजराइल के बयानिया के हाथों कैसे खेलते हैं।
कैसे कठपुतली हैं कि वो इस बात को मानते हैं कि लेबनान पर हमलों की वजह हिजबुल्लाह है। अब आप जरा अंदाजा करें। तो यमन ने कहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे और इजराइल जो है हैवी प्राइस पे करेगा, और यानी कि यमन हमले नहीं कर रहा था, अब यमन के हमले आप देखेंगे। और इसी के साथ जब गजा में सीज फायर तोड़ने की उधर अटेम्प्ट्स हो रही हैं, उसका बयानिया बनाया जा रहा है, तो इधर मुख्तलिफ मुल्कों के साथ एस्केलेशन और एग्रेशन जो वो आपको नजर आएगा। तो जो हम ये कहते रहे कि ये आर पार की जंग है, ये ग्रेटर इजराइल की जंग है और या फिर नो इजराइल की जंग है, तो अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर ये हमले साबित कर रहे हैं कि ये मामला तो किसी सोल्यूशन को, अभी किसी कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट की तरफ तो नहीं जा रहा। तो ये उसी जंग, वही जंग है, कंटिन्यू है। पहले भी 2 मरतबा सीज फायर हुआ है, अब फिर सीज फायर हो गया है, तो वो जंग जारी है और वही जंग है, आर पार की ये लड़ाई है। और ब्रिटिश जो इंटेलिजेंस चीफ है वो कह रहे हैं कि वी फेस इंक्रीजिंग थ्रेट फ्रॉम ईरान, फ्रॉम रशिया एंड टेररिस्ट। अब आप जरा कंपैरिजन देखिए, ईरान, रशिया एंड टेररिस्ट। अब यूके इंटेलिजेंस चीफ कह रहा है, इंपॉर्टेंट होती है इंटेलिजेंस चीफ और फिर यूके का, अब उसने ईरान के ऊपर डाल दिया कि ईरान की से हमें खतरा, यूरोपीय यूनियन को खतरा, नेटो को खतरा है। वो इजराइल तो वैसे भी सुबह दोपहर शाम लगा हुआ है। अब बरतानिया भी कह रहा है खुल करके ईरान से हमें खतरा। भाई ईरान से क्या खतरा हो गया? तो इससे वाज़ेह है कि नेटो जो है वो ईरान पर जंग की तैयारी कर रहा है, और इससे पहले भी ईरान ने कहा जो उन पर हमला हुआ है इसके पीछे नेटो था। तो इजराइल उनकी प्रॉक्सी है, इजराइल उनकी प्रॉक्सी है और जंगों के लिए है और डर्टी वर्क करने के लिए रखी हुई है। और कभी भी ये वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो हैं, ये इनका ना जमीर हिला है ना हिलेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इजराइल क्या कर रहा है, उन्होंने इजराइल को रखा ही इसी काम के लिए हुआ है। तो अब जरा ट्रंप की स्टेटमेंट देखिए, कहता है ईरान इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, फॉरगेट देयर न्यूक्स। अब वो कह रहा है कि हमने जो सैंक्शंस लगाई हैं, ईरान इतना कमजोर हो चुका है कि वो तो बस सर्वाइव के लिए स्ट्रगल कर रहा है। यानी देखें वही चीज के सैंक्शन लगाकर उसको कमजोर किया जा रहा है और फिर उसके ऊपर स्ट्राइक करके उसको जब तबाह कर दिया जाएगा। तो जब ये हमला करेंगे फिर ईरान दिखाएगा कि वो कितना कमजोर है और कितना ताकतवर है। एक एनालिसिस देखिए, उसने कहा कि ये जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ का मंत्रा है, ये एक रीब्रांडिंग है उस हेजिमोनिक कॉन्सेप्ट की जिसमें अमेरिका थ्रेट्स को यूज करता है, मिलिट्री पावर को यूज करता है, डिसरिगार्ड करता है इंटरनेशनल लॉ को, और कंट्रीज को फोर्स किया जाता है सबमिट करने पर, गुलाम बनने पर, झुकने पर, सबमिशन के ऊपर, सबजुगेट करने पर मुल्कों को मजबूर किया जाता है। तो ये पीस थ्रू स्ट्रेंथ जो है वो उस डॉक्ट्राइन की रीब्रांडिंग है। अटैकिंग वेनेजुएला और गजा के अंदर जो जेनोसाइड है, और ईरान के ऊपर जो हमला है, और फिर रशिया के साथ एक डायरेक्ट वॉर शुरू करना है, और चाइना को थ्रेट करना है, और दुनिया को बुली करना है विद टैरिफ्स, एंड साथ फिर यह भी डिमांड करना कि साथ अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया जाए। ये एक स्टेप फॉरवर्ड है उस अमेरिका का जिसने पहले बहुत सारे मुल्कों को तबाह किया है। नॉट बीइंग कंस्ट्रेन्ड, वो किसी भी लिमिट में नहीं आ रहा है, बल्कि वो तो 4 कदम आगे बढ़कर, यानी जो कुछ अमेरिका ने पीछे किया है, कितने मुल्कों को तबाह किया है, कितने मुल्कों को बॉम्बिंग की है, वो इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर आ रहा है। और ये हम इन रियलिटी देख भी सकते हैं। अ मेजर वॉर इज प्रेडिक्टेबली कमिंग एंड द लार्जर पावर्स रिकॉग्नाइज दैट सबमिशन विल इवेंचुअली रिजल्ट इन देयर डिस्ट्रक्शन। तो दुनिया के मुल्क इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर हमने अमेरिका के सामने सबमिट कर दिया तो इसका नतीजा पीस नहीं निकलेगा, इसका नतीजा यह नहीं निकलेगा कि उनको बख्श दिया जाएगा, बल्कि इसका नतीजा भी उनकी डिस्ट्रक्शन ही निकलेगा। तो सरेंडर और सबमिशन और सबजुगेशन ये कोई ऑप्शन नहीं है। और इसका वाज़ेह मुजाहरा आप ईरान में देख सकते हैं, इसका वाज़ेह मुजाहरा वेनेजुएला में देख रहे हैं। वो सबजुगेट नहीं कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। अच्छा, वो जंग भी नहीं चाहते हैं, वो हर सूरत अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, उनके साथ मुआहिदा करने, जिसका सबसे सॉलिड एग्जांपल ईरान की न्यूक्लियर डील थी, जिसमें यूनिलैटरली इजरायली लॉबी के प्रेशर में ट्रंप निकल गया, जिसका नतीजा फिर ये जंगें निकली। और अभी रिसेंटली ईरान जो है वो डिप्लोमेसी कर रहा था अमेरिका के साथ, और साथ धोखा देकर उस पर अटैक कर दिया गया। तो एक चीज ओआईसी के ममालिक को अपने अगर ये दिमाग में बिठा लें, इसके जो लीडर्स हैं जो बिल्कुल अमेरिकन मफादात के लिए और इजरायली मफादात के लिए काम कर रहे हैं, अब ये बात भी स्टैब्लिश हो रही है, खुद उनका मीडिया उठा उठाकर इनको एक्सपोज कर रहा है। ये अगर अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि प्रॉब्लम उधर है, प्रॉब्लम ईरान नहीं है, प्रॉब्लम रेजिस्टेंस नहीं है। मुझे बताइए, एक एग्जांपल जरा हिस्ट्री से निकाल कर लाइए, एक एग्जांपल, सिर्फ हजारों साल की हिस्ट्री में सिर्फ एक एग्जांपल निकाल कर लाइए, जिस मुल्क को ऑक्युपाई किया गया हो, जिसको कॉलोनी बनाया गया हो, उस मुल्क के लोग रेजिस्टेंस ना करें। ये जरा हजारों साल की हिस्ट्री से एक एग्जांपल तो निकाल के लाइए। ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क को ऑक्युपाई किया जाए, उसके लोगों के ऊपर मजालिम ढाए जाएं, गजा को ओपन एयर प्रिजन बना दिया जाए, और फिर वहां के लोग जब आगे से रिएक्ट भी ना करें? ये कैसे मुमकिन है? तो ये आइडियोलॉजी रखना कि कसूरवार ईरान है, कसूरवार बशार अल-असद था, कसूरवार कजाफी था, कसूरवार हमास है, हिजबुल्लाह है, अंसारुल्लाह है, ये इनका सबसे बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब ये इस बात को जान लेंगे कि मसला उधर से है, तो फिर ये सही डायरेक्शन लेंगे। तब तक ये जंगें ही हैं बस। और उधर जो है वो अमेरिका के कुछ एयरपोर्ट्स और कनाडा के कुछ एयरपोर्ट्स, वहां पर हैकर्स ने ब्रीच किया है यूएस एयरपोर्ट पीए सिस्टम विद प्रो पैलेस्टाइन मैसेज। तो उन्होंने मतलब वो डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो प्रो पैलेस्टाइन मैसेजेस उन्होंने लिख दिए।
और ये बहुत बड़ी खबर रॉयटर्स ने दी है सीरिया के हवाले से। प्रेसिडेंट शरा ने जो कल मुलाकात हुई है उसमें प्यूटन को कहा कि वो सपोर्ट करे अगेंस्ट इसराइल। प्यूटन से अब इसराइल के खिलाफ मदद मांगी जा रही है। इक्वेशन तो फिर वही आ गई ना भाई, इक्वेशन तो वही आ गई। और ये अल-शरा साहब इसराइल को दोस्त कह रहे थे, अब रशिया की मदद क्यों चाह रहे हैं? तो देखिए ये फिर एक आपके सामने एग्जांपल है कि गलत पॉलिसी को परसू करेंगे, नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। ये कितनी सादा सी बात है जो हम जैसे लोगों को भी बड़ी आसानी के साथ समझ आती है कि भाई सीरिया पर कब्जा हो रहा है, अल-शरा जो है वो कह रहा है इसराइल दोस्त है। कैसे दोस्त होगा? लोग कैसे इस बात को मान लेंगे? जिनके ऊपर अटैक हो रहा है, उन पर कब्जा हो रहा है, वो तो अल-शरा को उठाकर बाहर फेंकेंगे कि भाई ये तो इसराइल का नुमाइंदा है जो अपने वतन का दिफा नहीं कर रहा, उल्टा इसराइल को दोस्त कह रहा है। और इस बंदे ने एक स्टेटमेंट गजा के लिए जारी नहीं की। तो अब जो है वो जाकर रशिया से मदद मांग रहा है एंड रशिया जो है मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करे सदरन सीरिया में। और उसने कहा कि इसराइल जो है वो वाइड बफर जोन बना देना चाहता है सदरन सीरिया में और ऑक्यूपेशन करना चाहता है। और रशियन मिलिट्री जो है, जो बशार अल-असद के टाइम में जो उसकी पोजीशन थी डिफरेंट सदरन सीरिया में डिप्लॉयमेंट थी, वैसे ही डिप्लॉयमेंट रशिया जब दोबारा करे टू लिमिट आईडीएफ एक्टिविटीज इन द रीजन। अब रशिया की मदद मांगी जा रही है टू डेटर इसराइल। एक ऐसा सेटअप वहां पर यानी डिप्लॉयमेंट की जाए आइडेंटिकल टू व्हाट रशिया हैड इन प्लेस ड्यूरिंग द असद रेजिम। बिल्कुल उस लेवल की, यानी थोड़ी बहुत डिप्लॉयमेंट नहीं, बिल्कुल उस लेवल की, उस लार्ज स्केल की डिप्लॉयमेंट जैसे बशार अल-असद के टाइम पर थी। तो अभी आप देखिए गजा बरीड अंडर 70 मिलियन टन्स ऑफ डेब्रिस। इतना ज्यादा मलबा और इतने ज्यादा बम वहां पर गिराए गए हैं। यूनाइटेड नेशन की तारीख के अंदर इतने लोग नहीं मरे जितने यूनाइटेड नेशन के लोग इस जंग में मारे गए, और उसके बावजूद नेतन्याहू को यूनाइटेड नेशन में खिताब करने दिया गया। तो अब ये बात सामने आ रही है कि इन्होंने कैसे पूरी दुनिया में ये दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, यरगमाल बनाया हुआ है पूरी दुनिया को। तो ये इंसानियत को अपनी जंग लड़नी है। यूनाइटेड नेशन की तारीख में सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाला ये नेतन्याहू, जिसपे आलमी अदालत के वारंट जारी हुए हैं, वो यूनाइटेड नेशन में जाकर खिताब कर रहा है। तो अभी आप देखिए फलस्तीनी प्रिजनर एक रिहा हुए हैं, तो किस तरह का टॉर्चर किया गया। उनको बताया गया कि उनकी सारी फैमिली जब वो शहीद हो चुकी है। जब वो बाहर आए हैं तो उनको पता चला है कि उनकी फैमिली जो है वो जिंदा है, सलामत है, अलाइव है। वो कहते हैं कि मेरा एक एक लम्हा जो है वो किस अजियत में जेल में गुजरा, बच्चे फैमिली ये सारे शहीद हो गए। तो बाहर आए तो उनको पता चला कि फैमिली जो है वो अलाइव है। और इसी दरमियान ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं कि इससे पहले हमने वेनेजुएला की जो बोट्स हैं उनको निशाना बनाया, और अब हम लॉन्च करेंगे स्ट्राइक्स ऑन द लैंड साइट्स पार्ट ऑफ द कम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम लैटिन अमेरिका। अब हम वहां पर लैंड के ऊपर, वेनेजुएला की लैंड के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। ये नई दुनिया है और ये नई पीस है, ये नया पीस है, ये दुनिया में नई अमन है। एक पहले वॉर ऑन टेरर थी, ये वॉर फॉर पीस है। पता नहीं इस पर कितने मुल्क जब तबाह होंगे। तो बड़ा मुश्किल टाइम जब इंसानियत के ऊपर आया है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज आगाह करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।